औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह की जो मीटिंग है, इसको पॉकेट मीटिंग कहते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि मैं आपको अपनी सुनाऊँ। ये जो मीटिंगें होती हैं, कॉर्नर मीटिंगें बड़ी-बड़ी, उसमें तो माइक पे खड़े होके अपनी बात कर लेते हैं। ख्वाहिश ये है कि आप अपनी सुनाएँ, तो मैं उसका फिर कुछ उसके ऊपर बात करूँ, इंटरेक्शन होगा, हमारी मीटिंग खत्म। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग बात शुरू करें। यहाँ के अगर कोई मसले मसाइल हैं या आपको और कोई ऐसी बात करनी है मुझसे, तो मैं हाजिर हूँ कटघरे में खड़ा। कटघरे में तो मुझे भी खड़े होते हैं, आप मसले आप लोग बंदा करने की गलती बता दो जी। यहाँ पे जो सबसे पहले जो बेसिक मसला जो चल रहा था पिछले 2-3 साल को चल रहा था गैस का, अलहमदुलिल्लाह मसला शानदार तरीके से रिजॉल्व हुआ। ऐसे ही है भाई। और तकरीबन ये कह लें पानी का जो बहुत पूरी इशू था पहले वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हुआ। और इसी तरह यहाँ पे 3 जगह हमने खास तौर पे जो हमारा फैल्कन वाला पॉकेट जो है, जिसको हमने पहले सैवेज लाने के बाद रोड डालने से कंप्लीट किया, वो सैवेज के मसला के पास एक रहमानिया पार्क वाला जो अभी भी थोड़ा इशू बना हुआ, वो बाकी अलहमदुलिल्लाह सैवेज के वाले भी मामला काफी दिक्कत जो नहीं तरीके से हल हो चुका है। अच्छा, अब जो हम जो जा रहे हो, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो जाना चाह रहे हैं वो है जो अभी भी लोग बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब उसमें जो नहीं हम लोगों के राय हम करेंगे, हमवार करेंगे किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम जा रहा है 11 में। बाकी किसी भी पॉकेट में, चाहे वो 11 भी हो, चाहे वो सेक्टर 8 हो, सेक्टर 9 हो, वहाँ पे ये ना किसी मसाइल में कोई ना कोई मसाइल मौजूद है, स्पेशली गैस। लेकिन हमेशा चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर से मामले से ऊपर आ चुके हैं। और बस स्पीड का जो मसला है, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, तो गलियां जो मामला है, कुछ जगह पार्क का इशू, जैसे हम ये चाहते हैं कि सामने पार्क बन जाए फैमिली के लिए, भाई हमारे तमाम ये नहीं चाहते कि ताकि, और उस पर खास तौर पर खवातीन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये जो हमारा जो बीएमआ पार्क है, लाला पार्क जो है, इसको हम प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको कोई ओन करने को तैयार नहीं, हालांकि काफी बड़ा पार्क है और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मेरा ख्याल है डीएमसी का पार्क में है, तो ये तो मुझे इस तरह खवातीन के हवाले से तो कोई पार्क के हवाले से जब इसको इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको एक और इज्जत दी, हम इसको हम चाह रहे हैं कि ये पार्क की तरफ हम आए। तो ये कुछ मसाइल ये करें, ये साथ ही नहीं है, ये नाम यूनिट ऑफ इसके बराबर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम भी इसके हवाले से कुछ बात हो जाए, खास करके सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम को लेते हुए वो बात हो जाए, और गलियों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चीजें आएंगी तो वो गलियों की तरफ हम आ जाएंगे, तो उम्मीद है कि एक बेहतर सोसाइटी की हम चले जाएंगे अलग को लेकर। क्यों भाई, मैं सही है ये आप बिल्कुल सही कुछ हमारे ये 5 बन जाएगा तो लोगों को मेरा रहते लोग प्लस ये नहीं है ना एक्टिविटी के प्रिपेयर थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा भी कोई बोला कर देना। अच्छा, ये जो ये तो ये तो अपनी बात है सर, वो ठीक, इसको हम इंसानी तौर पे इसको देख लेंगे। अभी हम जो कह रहे हैं, हम जो अपनी पॉकेट वाइज जो इलाका वाइज हम बात करना चाह रहे हैं ना, कि हम 11 को किस लेवल पे लेके जाने का सोच रहे हैं। 11 एज कंपेयर टू दूसरे वार्ड के जरिए, जो 11 का जो वार्ड है, हम उसको किस बुनियाद पे, किस लिहाज से सोचना समझना चाह रहे हैं और लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस आज के मीटिंग का जो एजेंडा है वो इन्हीं एजेंडे पे है। तो खास करके जो गार्बेज का जो सिस्टम है, वो जो है अफगानी जो आते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी लोग हैं, क्या उनको कुछ बोलो एक बार तो सुनने को तैयार नहीं होते। ऐसा ही है, ये तकरीबन लोगों को जो नहीं आता, तो चाह रहे हैं कि मसीह जैसे सिस्टम था, वो जो पहले लोग आते वो आराम से नरम रवैया रखते थे, चीजों को सुन भी लेते थे, तो शायद वो मामला हो जाए बयान में से मामला काफी बेहतरीन से इसको ऑलरेडी अफगानी है, अफगानी जो फैसला लेने आते हैं खवातीन से बदतमीजी करते हैं। देखिए सिस्टम को सही भाई अपग्रेड करने को है कि वो कचरा गाड़ी बनाने लेकर इसको अपग्रेड करने की कोई प्लान नहीं है। अभी इस पे बात करते हैं। और ताकि मैं तीसरा काम के बाद जो सड़कों की जो मरम्मत, गलियों की जी मैं बाद इलेक्शन की है भाई, आप इंतजार में आएंगे ना, जब मसाइल आपके पेश में लाता हूं। अभी आपने कुछ भी नहीं बोला। अपना जिंदगी आपने की सभी नाम चाहिए, आप हमारे मसला करो, आपको करना पड़ेगा। कोशिश आप ये वादा करो आपके पास, बिल्कुल और हमें कुछ नहीं चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि पिछले कारकुनान जितने बुजुर्ग होंगे थे, डोर टू डोर जाएं, कन्वेंसिंग करें, तो फिर बात बनेगी। यहाँ का सेक्टर बैठा हुआ है, यहाँ का यूनिट बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। नहीं सेक्टर इंचार्ज को तो कोई नहीं जानता, सेक्टर इंचार्ज कौन है, इंचार्ज कोई नहीं जानता कौन है। तो ऐसे काम नहीं हुआ। पहले हमने भी 30 साल तहरीक की, और मुझे पता किस तरह से क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं हो रहा। क्या बता दो, ये मीटिंगों का चूरण बेकार है। हमें मैदान में आना होगा, हमें दुश्मनों को फेस करके वो हिकमत बनाना होगा, किस तरह हम जीते।
जब जीत जाएंगे सभी मसले हल हो जाएंगे। तो जावेद बात की ये- बात में वजन है ये बस। ठीक है, आपने कहा कि डोर टू डोर यूनियन और बिल्कुल बात कीजिए जैसे जमा अच्छा, पिछले पिछले अखबार में जो जब यहाँ रोजा पे मिल जाता है ना पहचानता नहीं आता। पिछले अखबार में जो यहाँ पे हाँ आप लोग बिल्कुल, बोलो, बिल्कुल, आप बोलने में काम नहीं लगा। ये दिल में जो बात है, यहाँ पे बुलाया तो हम बोलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले अखबार में जो भी एमपी जब तक हमारे साथ मुंसलिक रहे, वो कम से कम जब तक थे यहाँ नहीं, पर, उन्होंने काम किया था, काम किया, धूप में काम किया, बैठ के प्लेटफॉर्म से काम काम किया, किया। इसमें कोई शक नहीं, किसी ने और काम किया, ये तो- क्रेडिट एमपीएम को ही जाता है ना। 100%। ये वाली बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि बाद में शक्ल दिखा देते। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी तो यहाँ पे बैठे हुए ये साथी भी गारंटी देंगे कि मैं इसकी शक्ल तो भी दिखाऊंगा। है इंशाल्लाह, इसकी भी है। मैं अपनी बात शुरू करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें, यहाँ पहले मैं अपनी कुछ गुफ्तगू करूँगा ताकि यहाँ बैठे हुए लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कैसे हालात, कैसे माहौल में खड़े हुए हैं। अशरफ भाई हमारे राब्ता कमेटी के रुकन है, अशरफ अली भाई और इसी नॉर्थ कराची के सारे सेक्टर इंचार्ज भी यहाँ पे रह चुके हैं। अशरफ अली भाई को बहुत से लोग जानते हैं। बहुत याद है तुम्हें। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं, मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग, अक्सरियत यहाँ पे बैठी हुई बल्कि तमामी लोग वही हैं जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं और जो उसके वोटर हैं। तो मैं इसी सोच के साथ आगे अपनी बात करूँगा ताकि जो मैं बात करूँ वो आप लोग तक जाएगी, तो आप लोग यकीनन कहीं ना कहीं रात में, शाम में कहीं ना कहीं बैठते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो जो मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा उसको लोगों तक पहुंचा। आपको तो बहुत सी चीजें पता होंगी लेकिन वो आप लोगों तक पहुंचा देंगे तो उन तक भी हमारी कन्विंसिंग हो जाएगी। जो जावेद भाई ने अभी बात की कि यूनिट बैठा हुआ है और सेक्टर बैठा हुआ है, एक माहौल से, एक क्राइसिस से गुजर के जब हम आए तो जाहिर है ये पहली दफा नहीं देखा हमने। 2002 में जब दोबारा मौका मिला था 92 के बाद, तो 2002 में भी इसी सिचुएशन से हम दो चार थे कि हमारे पास काम करने वाले लोगों की कमी थी। और ऐसा होता है क्योंकि जब क्राइसिस आते हैं, तकलीफ का वक्त आता है तो हर एक नहीं जुड़ा रह पाता, कमी लोग हो जाते हैं। तो वही वक्त से गुजर के आए और मुझे लगता है कि अब दोबारा 2002 के बाद जो आपने 2010 तक का अच्छा वक्त देखा था, वो अब दोबारा इंशाल्लाह ताला आ रहा है और वो हमको कराची दोबारा वो वक्त देखेगा। कैसे देखेगा? देखिए, यहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम किन लोगों को वोट दें। यहाँ पे जो वोटर है, खासकर कराची का वोटर, वो यकीनन कंफ्यूज होता है कि मेजोरिटी वोटर तो हमारे साथ है लेकिन अक्सरियती वोटर कंफ्यूज होता है। और इस वक्त जो सूरत हाल पिछले 15 साल से कराची के साथ है, वो सोचता है यार मैं वोट दूं, नहीं दूं तो किसको वोट दूं, कौन किस पे एतबार करूं, कंफ्यूज है वो। तो उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जरूरी है कि पहले उसको ये पता हो कि उसके पास ऑप्शन क्या है। जब वो वोट देने निकलेगा तो उसके पास ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन को तो पहले हम यहाँ पे खड़े होकर क्लियर कर लें कि वो ऑप्शनों में से वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको उसको अडॉप्ट करना चाहिए, वो कौन से ऑप्शन है जिसको उसको क्रॉस अब लगा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये उस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ जहां पर तो वो जो दीगर ऑप्शन थे उसको ये इलाका बहुत पहले क्रॉस लगा चुका है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के बहुत पीछे, बहुत एतबार पे नहीं जाता, आप में से बहुत से बुजुर्ग बैठे, मुझसे ज्यादा पीपल्स पार्टी को जानते हैं। पिछले 15 साल के दौर में चला जाता, पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी के डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो ये कहते हैं, उनका वज़ीर आला कहता है, मैं नहीं कह रहा, कि उसने इस सूबे में 22,500 अरब रुपए लगाए तरक्याती बजट के तौर। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमने 3.5 लाख से ज्यादा जॉबें इस सूबे में पिछले 15 साल में दी। वो ये कहते हैं कि जनाब, शहर अगर हमें वोट देगा तो हम इस शहर की भी तकदीर बदल देंगे। तो आपका उनसे ये सवाल बनता है, मेरा उनसे ये सवाल बनता है
ये 22,500 अरब रुपए से क्या तुमने लाड़काना बना लिया है, बदीन बना लिया है, दादू बना लिया है? अगर ये 22,500 अरब रुपए तुमने किसी ऐसे गांव में ऐसी जगह पे लगाए ना तुम्हारा वोट बैंक था और उसको तुमने बना लिया है, तो फिर तो बात समझ में आती है कि भाई तुमने कहीं कोई काम किया, तुम्हें वोट दिया जाएगा, यहाँ के लोग वोट देंगे, तुम इसको भी बना दो। अब तक तुमने इसलिए यहाँ काम नहीं किया कि मेरी समझ में ये बात आती है कि तुम्हें यहाँ से वोट नहीं मिलते, इसलिए तुमने यहाँ काम नहीं किया। लेकिन जहां से तुम्हें सालों साल से वोट मिलते हैं, जहां से तुम इस सूबे में गवर्नमेंट बना लेते हो, वो जगहें कश्मीर से क्या तुमने एक यूसी बता सकते हो तुम कि तुमने उस यूसी को इस सूबे की मॉडल यूसी बनाया? तो इस शहर के लोगों के पास, मेरा ये गुमान है कि शहर के लोगों के पास पीपल्स पार्टी तो कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, इसके बाद जमात इस्लामी हमारे पास आती है, एक और हमारे पास ऑप्शन है जमात इस्लामी। लेकिन पिछले साल 2023 में 15 जनवरी को यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन। मैं बहुत करीब की बात है इसलिए कर शुरू करूंगा पिछले अपने अखबार से 87 से, और वो सब आप जानते हैं। एक साल पहले यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, आज है 24 तारीख, एक साल 10 दिन। जब एमकेएम के मेयर को मौका मिला था तो पहले साल में मुस्तफा कमाल का नाम मुस्तफा खुदाल रख दिया गया था, आपको याद है? पूरा शहर खोद दिया था उसने। जब नियत होती है काम करने की, जब पता होता है मुझे काम कैसे करना है, तो उसका मूव बता देता है, पहला साल बता देता है कि ये क्या करेगा। एक साल गुजर गया, इस एक साल में वो वही रोना रो रहे हैं जिसकी वजह से हमने बायकाट किया था। हमने कहा था हमारा साथ दो, इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लो। हम पिछले दौर में 2015 से 20 तक भुगत चुके हैं। इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के तहत ये वाला जो बल्दियाती निजाम है डिलीवर नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कराची के शहरियों के साथ जुल्म किया कि इलेक्शन लड़ते। अगर उस वक्त हमारे साथ खड़े हो जाते, हम इस इलेक्शन को, ये पीटीआई उस वक्त मौजूद थी और जमा इस्लामी, अगर ये हमारे साथ खड़ी हो जाती, इलेक्शन नहीं होने देती, तो जो 53 सीटों का इजाफा हमने करवाया है, वो 53 सीटों पे भी इलेक्शन होते। उन 53 सीटों पे वो सिर्फ कागज में इजाफा हुआ है, वो 53 सीटों पे इलेक्शन होते तो वहां पे भी वो पैसे मिलते उन यूसियों को। ग्राउंड पे यूसियां होती तो उनको भी पैसे मिलते, तो वहां भी कुछ ना कुछ काम होता, पैसे उधर भी बढ़ते। तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, कराची वालों का साथ नहीं दिया। उनका नारा तो जरूर है कि शहर कराची का निशान जो है वो तराजू है, लेकिन शहर कराची को कोटा सिस्टम से लेके आज तक जितना नुकसान जमात इस्लामी ने पहुंचाया है, उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास था 2018 में, हमारे पास पीटीआई का एक ऑप्शन था। पीटीआई के मुतालिक मैं बात करना चाहूंगा। आज लोगों को नजर नहीं आ रहा वो ऑप्शन, लेकिन एक जज्बाती वोटर पीटीआई का यहाँ पे मौजूद है, मैं इस बात को मानता हूँ। मुमकिन है हमारे दरमियान भी देखिए, पीटीआई आई थी बहुत जोरों शोर से 2018, 3.5 साल इस शहर ने पीटीआई को सदर दिया था, गवर्नर दिया था, वज़रा दिए थे। 3.5 साल वफाकी गवर्नमेंट में था। वफाकी गवर्नमेंट पैसे देती है सूबाई गवर्नमेंट को, तो वफाकी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने जहाँ पे उसके नुमाइंदान हुकूमत नहीं है, जैसे जब यहाँ सूबे में आए तो कराची में जो है सूबे में उसकी हुकूमत नहीं थी, तो वो डायरेक्ट कुछ फंड ऐसे एलोकेट करे अपने उन वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जहाँ पे उसकी हुकूमत नहीं है, वो कर सकती है वफाकी गवर्नमेंट। नहीं किया उसने। मैं एक मिसाल दूंगा सिर्फ, जिससे वाज़ेह होगा कि उनकी नीयत क्या थी। अली जैदी वजीर थे फोर्ट कासिम और केपीटी के, महाजिर। उसके वक्त में एक जॉब के लिए जो है वो आई अखबार में इसके इश्तिहार आया कि जी ये वफाकी जॉब है और इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग, ये कोटा है मुख्तलिफ सूबों का, शहरों का, कि ये लोग अप्लाई करें
और एक नोट था जिसपे लिखा था कराची वाले जहमत ना करें। ये एमकेएम कमजोर एमकेएम उस वक्त की 2018 की, जिसकी कराची से 4 सीटें थी और हैदराबाद से 2 सीटें थी, एक मकसूद नशिस्त थी, 7 नशिस्तों से उसने उस लेटर को रुकवाया। कहा था जब मेरे शहर में जॉब नहीं दोगे, मेरे शहर से 14 सीटें लेकर गए हो तुम एनए की, मेरे शहर को अगर तुम जॉब नहीं दोगे तो ये लेटर में इसको हम नहीं निकलने देंगे। देखें, हम जो बात करते हैं ना, आपका नुमाइंदा, आपका वोट अपनों के लिए, ये बात इसलिए करते हैं कि किसी भी पार्टी में कोई भी शख्स किसी भी कौम का वो खड़ा होकर ये बात करे कि मैं तुम्हारी कौम का शख्स हूँ, तुम्हारे लिए काम करूंगा, तो उसके पीछे उसकी पार्टी की पार्टी पॉलिसी को देखना पड़ता है। कोई भी महाजिर अगर पीटीआई में था और वो मिनिस्टर भी था, वो सदर भी था, वो गवर्नर भी था, वो अपनी पार्टी पॉलिसी को टो करेगा। जो उसकी पार्टी की पॉलिसी है उसको टो करेगा। वो उसके बगैर नहीं हिल सकता। अली जैदी की हिम्मत नहीं थी कि वो इमरान खान को ये कहे कि जी इसके अंदर कराची का कोटा डालो, उसकी मिनिस्ट्री चली जाती। तो इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो अपने मुफादात के लिए जुड़ते हैं और अपने जाती मुफादात पूरे करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें आज पीटीआई की पोजीशन क्या है, इसको हमें समझना है। आज पीटीआई अपने निशान के साथ नहीं है, अपने नाम के साथ नहीं है। आज अगर एक जज्बाती वोटर उसको वोट देता है उन निशानात पे, जिन निशानात पे, मुख्तलिफ निशानात पे जो है वो खड़े हुए हैं, तो एक तो उसको ये नहीं पता कि टोटल कितने उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, उसको ये नहीं पता कितने जीतेंगे। वो अगर कुछ लोगों को जिता लेता है तो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है पीटीआई। वो जज्बाती वोटर अगर अपना वोट वहां पर देता है तो उसको दो क्या नुकसान होंगे। पहला नुकसान उसको ये होगा कि जो भी कैंडिडेट जीत कर आएगा वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होगा कि वो हुकूमत बना सके, वो उस वोटर के काम नहीं आ सकता। दूसरी बात क्या होगी कि जब वो जीत कर आएगा तो उसको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। वो अपनी पार्टी के निशान के साथ नहीं खड़ा हुआ, नाम के साथ नहीं खड़ा हुआ है, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हुआ है। कानून के मुताबिक जब कोई भी आजाद उम्मीदवार जीत जाता है तो उसको अपनी किसी पार्टी को ज्वाइन करना, किसी भी जो है जीती हुई पार्टी के साथ या हारी हुई पार्टी के साथ जो निशान के साथ जमात होती है उसको ज्वाइन करना पड़ता है। अब उसके पास जितने भी लोग जीत कर आएंगे, उनकी तादाद जो भी होगी, उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। तो दो तरीके हैं उनके पास पार्टी ज्वाइन करने के। एक किसी के दबाव में आके वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे कि भाई किसी ने कह दिया कि तुम्हें इस पार्टी में जाना है भैया, तो उसने जाना है, वो जाएगा। या फिर बल्दियात में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बल्दियाती मेयर जो है वो जीता है, वो किस तरह से जीता है, पीटीआई के लोगों के वोटों से जीता है। तो या फिर वो पैसे लेगा और किसी जमात में चला जाएगा। तो पीटीआई जज्बाती वोटरों से के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि पीटीआई आपका ऑप्शन नहीं है, आपके मसाइल का हल नहीं। इस वक्त कराची जिस पोजीशन में 15 साल के इस पीटीआई के बदतरीन मुतासिब जो है वो दौर के बाद अब कराची को जरूरत है कि कोई ऐसा दौर आ जाए कि वो कुछ ना कुछ जो है वो इलाकों में ऐसे काम हो जाए, शहर में ऐसे काम, ये शहर आगे चल सके, ये शहर अपनी तकलीफों से आगे निकल सके, इसको कुछ ना कुछ राहत मिल सके। तो पीटीआई को भी मेरा गुमान ये है कि पीटीआई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन जज्बाती वोटर का हम कुछ नहीं कर सकते, उसने जाके पीटीआई को ही वोट देना है और उस वोट को जाया करना है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि वोट दूं या ना दूं। तो वोट ना देने वाला भी तो एक ऑप्शन है कि मैं घर पे बैठूं, वोट ही ना दूं, मैं बाइकाट कर देता हूं, मैं इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनता हूं। क्या फायदा, इस सिस्टम ने दिया क्या है? इतने सालों से, इतने अरसे से वोट तो दे रहे हैं, वोट देने से तो कोई तब्दीली नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा वोटिंग जब भी हुई मुल्क में, वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है 35 से 40%। आप बुजुर्ग लोग बैठे हुए, आप जानते होंगे इस मुल्क में 35 से 40% वोट से ज्यादा वोट कभी भी नहीं पड़ा है। तो 60 से 65% वोटर तो आपको वोट
डालने का हिस्सेदार ही नहीं होता किसी भी इलेक्शन। 1 लाख वोट अगर आपके इस हल्के में है तो 60 से 65,000 वोटर घर से निकलता ही नहीं है, वोट ही नहीं डालता। उसके वोट ना डालने की वजह से क्या कोई तब्दीली आ गई? अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आप वोट नहीं डालते और आप इस वोटिंग रेशो को और कम कर देते हैं तो भाई इलेक्शन तो हो रहे हैं। हमने बाइकाट किया था, 5% वोटिंग हुई थी बल्दियात में, कोई 500 वोट लेके आ गया, कोई 1000 वोट लेके आ गया, कोई 2000 वोट लेकर आ गया, तो भाई कोई ना कोई नुमाइंदा तो आ जाएगा, वो आपकी च्वाइस नहीं होगा। फिर वो काला है, गोरा है, स्याह है, सफेद है, अच्छा है, बुरा है, वही आपका नसीब है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो वोट ना देना भी मुझे गुमान ये है कि ऑप्शन नहीं। अगर हम वोट के लिए नहीं निकलेंगे तो हम एक ऐसे नुमाइंदे को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे जिससे हमें ना कोई तवक्कुआत होंगी, ना वो कुछ करेगा। तो फिर हम पिछले 15 साल का रोना अगले 15 साल में रो। तो जज्बाती तरीकेकार को अपनाने से, बाइकाट की तरफ जाने से या पीटीआई जैसे ऑप्शन को अपनाने से हमारा मसला हल नहीं होगा। अब एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। इन तमाम बुरों में, इन तमाम बुरी जमातों में एक कम बुरी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जिसकी लेगेसी है कि पीछे इस शहर में अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो इन तमाम बुरों में थोड़ी कम बुरी नजर आती है, जिससे शिकायत बहुत है, जिससे जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को बहुत सी उसकी एक्टिविटी से शिकायत होंगी, उसके एटीट्यूड से शिकायत होंगी, उसके कारकुनान से शिकायत होंगी, उसकी लीडरशिप के किसी फैसले से शिकायत होंगी। लेकिन अगर इन तमाम बुरों में कोई कम बुरा नजर आता है तो फारूक सत्तार के टाइम में, मुस्तफा कमाल के टाइम में अगर किसी ने इस कराची को बनाया है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। आप लोग आज जब अपने घरों से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, आप लोग अपने किसी अहबाब से मिलने जाते हैं, मेन रोडों पे आपका गुजर होता है, तो आप में से तमाम लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। जिस जगह पे हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं वहां हम 2 घंटे में पहुंचते हैं। अगर पिछली लेगेसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नहीं होती, आप सोचें अगर उस वक्त वो अंडर पासिस और वो ओवरहेड ब्रिजेस नहीं बने होते, वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स नहीं बने हुए होते, तो आज ट्रैफिक जैम का नहीं, ट्रैफिक चौक का सामना करना। आप 2 घंटे 3 घंटे पेट्रोल जाया करके वापस यू टर्न लेते और घर आ जाते और बोलते भाई मैं कहीं जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, मुझे घर ही रहना। तो अगर हम वो दौर दोबारा देखना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो देखें इस उस काम के अलावा लोग कहते हैं कि ये पिछले 2016 से लेके 2015 से लेके 2023 तक तुमने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ कि 2016 से लेके 2023 तक जो पीपल्स पार्टी ने 3.5 लाख जॉबें दी है ना, उन जॉबों में उसके जो शहर के कारकुनान है जो उसके साथ 30-35 साल से जुड़े हुए, उसके बच्चों को भी उसने जॉबें दी। लेकिन हम एक ऐसे रीजन से वास्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, जिसके अंदर लॉजिक से ज्यादा जज्बात जो है वो हावी होते हैं, तो उनमें उसने अपने उन कारकुनान के बच्चों तक को नहीं दी है। तो हमने एक काम क्या किया, हमने सबसे पहले उसकी उस जॉबों के ऊपर जो है कोर्ट से स्टे लिया है, तो भाई इनको रोको, ये जॉबें जो अभी उन्होंने लगाई हैं इनको रोको, इसके ऊपर एक कमीशन बैठाओ, इस कमीशन के तहत फिर जो क्लियर होगा, जो 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 एलिजिबल होगा उसको ये जॉबें दी जाएंगी। दूसरा काम हमने क्या किया कि उन्होंने कोटा है, आपको पता है 60-40%, उन्होंने 40% का जो शहरी कोटा है उसके ऊपर अपने डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू जाली डोमिसाइल बनवा के अंदरूने सिंध से लोगों को लाके इस 40% कोटे के ऊपर भी जॉबें दे दी। हम उस पर भी कोर्ट में चले, हमने उस जाली डोमिसाइल के ऊपर दी हुई जॉबों को भी रुकवाया हुआ है और उस पर मुकदमा चल रहा है।
फिर हमने क्या किया, यहाँ मर्दमशुमारी होती है। मर्दमशुमारी जब भी होती है, आपको मालूम है कि इस शहर को खास करके आधा गिना जाता है, बल्कि उससे भी कम गिना जाता है। 98 में यहाँ की मर्दमशुमारी में हम 98 लाख थे, जबकि 98 में हम 1.5 करोड़ से ऊपर। 2017 में जब ये मर्दमशुमारी हुई तो हमें 1 करोड़ 60 लाख गिना गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। हम पीटीआई के साथ उस वक्त गवर्नमेंट में आ चुके थे। 17 में इंतखाबात बंदिया ये मर्दमशुमारी हुई थी और उसको 18 में उसको गवर्नमेंट ने आके जो है वो रिकग्नाइज करना था। तो हमने कहा हम नहीं करेंगे इसको। ये तो हमेशा से ये होता है कि शहर कराची की आबादी जो है उसको काट दिया जाता है। तो आपको पता है उस वक्त मुत्तहिदा कौम की जो पोजीशन थी बहुत कमजोर थी। तो मुत्तहिदा कौम को बहुत दबाव आया कि जी अब आपके पास कोई और, हमारे पास मुल्क के पास रास्ता नहीं है कि हम इसको जो है रिकग्नाइज करें और हम आगे बढ़ें। अगर हम दोबारा मर्दमशुमारी की तरफ जाते हैं, मुत्तहिदा कौम कहती थी कि जो कानून ये कहता है कि आप सैंपल मर्दमशुमारी कर लें, मुख्तलिफ इलाकों से थोड़े थोड़े करके चेक कर लेंगे जो पिछली हुई है वो सही हुई है गलत हुई है, वो भी नहीं की। तो उसमें ये हुआ कि फिर तय ये हुआ कि जी ठीक है, मर्दमशुमारी तो हर 10 साल बाद आती है, लेकिन इस मुल्क में मर्दमशुमारी कभी 10 साल बाद नहीं हुई, 98 के बाद 2017 में हुई। तो हमने फिर ये तय किया कि हम इसको ठीक है मानते हैं, लेकिन इसमें फिर हमारी बात ये मानो कि अगली मर्दमशुमारी 5 साल बाद, तो उसको माना गया और हमने उसके ऊपर फिर तय किया कि अगले 5 साल में, 10 साल नहीं 5 साल में मर्दमशुमारी होगी। और मर्दमशुमारी में क्योंकि हम ये समझते थे कि 2018 में मर्दमशुमारी हुई तो 7 अप्रैल उसको पीटीआई की गवर्नमेंट जा चुकी थी, पीडीएम की आ चुकी थी, हमारे उसके साथ मायदा हुआ। तो जब थोड़ा खुश मौजू है लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। माजरत के साथ मुझे पता है बहुत सोच लग रहा होगा, लेकिन देखें अगर आप इसको नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, ये आपके बच्चों की आपके मुस्तकबिल की बात है। तो वो जो मर्दमशुमारी वो बेस है जहां से आपके सारे मसाइल का हल या निकलता है या मसाइल के जो हल है उसको जो है क्या नाम है पाश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, वो हल की तरफ जा ही नहीं पाते हो। तो 7 अप्रैल 2023 को 1 करोड़ 35 लाख पर मर्दमशुमारी पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उस गवर्नमेंट थी तो उसके ही वो लोग थे जो इल्यूमिनेटर वगैरह होते हैं, उनके जरिए उसने किसी का 1 करोड़ 35 लाख आपकी आबादी है। पिछले 2017 में 1 करोड़ 60 लाख थी, इस दफा 98% हो चुकी है, 2% बाकी है और 1 करोड़ 35 लाख आबादी आपकी आई है, यानी वो क्लोज कर रहे थे 1 करोड़ 40 लाख मैक्सिमम पे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शहबाज शरीफ से और एहसन इकबाल वहां के इसके जो है क्या नाम है मिनिस्टर थे बेहुदा बाकी वगैरह, उनसे राब्ता किया, उसको बोला भाई इस दफा हम ये नहीं होने। उसको 7 अप्रैल से बढ़ा के हर 15-15 दिन के ऊपर उनको बुलाया, इस्लामाबाद से लोगों को बुलाया। हमने शहर से अपने कन्वीनियर से लेके कारकुनान तक ने ये मेहनत की कि उन्होंने शहर से वो इलाके निकाले जहां पर जो है इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे 2 लाख लोग रहते हैं लेकिन वहाँ 6 लाख लोग रहते हैं। इस तरह के इलाके निकाले, उन इलाकों को निकाल के उनको इस्लामाबाद में दिया। इस्लामाबाद को बोला अब आओ और यहाँ पे आके चेक करो हम झूठे या सच्चे। इस्लामाबाद से टीमें बुलवाई, इस्लामाबाद से टीमें आई और ये प्रोसीजर 15 दिन के लिए बढ़ाया। टीमें आई, उन्होंने देखा यार ये इलाके जो ये बता रहे हैं वहां तो जो ये बता रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले वो सही है, तो उन्होंने फिर वो आबादी बढ़ाई, फिर और इलाके बताए। इस तरह बढ़ा के हम जुलाई तक उसको ले गए। जुलाई तक ले जाने के बाद हमने यहाँ पर 70 लाख लोग जो है वो लापता लोग बाजियाब करवाए इस शहर के। हमें पता है कि यहाँ की आबादी 3-3.5 करोड़ है, हम उसको 2 करोड़ 30 लाख पे ले गए। कमजोर एमकेएल के काम बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये काम आपको पता है मर्दमशुमारी से ही तो सब कुछ रिलेटेड है। मर्दमशुमारी के बाद तो पता चलता है कि इस शहर को कितने मसाइल का सामना है और उसको वसाइल कितने देने। इस शहर में कहाँ कितनी आबादी है तो कितने स्कूल बनेंगे, कितने स्कूलों की जरूरत है। इस शहर में कितनी आबादी है तो उसको कितने हॉस्पिटल की जरूरत है। इस शहर में कितनी आबादी है तो उसको कितनी यूसीओ में बांटा जाएगा तो उस यूसी के मुताबिक उसके मसाइल हल कैसे होंगे। यहाँ की आबादी के मुताबिक ही आपको पैसा एलोकेट किया जाता है। आपके शहर को, आपके सूबे को जो पैसा मिलता है तो आपके शहर को आबादी के लिहाज से एलोकेट किया जाता है। तो एक जगह पे 3 करोड़ लोग रह रहे हैं और वहां पर जो है
वो पैसा आ रहा है 1.5 करोड़ लोगों के हिसाब से, कैसे चलेगा? तो हमने क्या किया, हमने इस दफा उस आबादी को अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ 3 लाख पे पहुंचाया। हमने बैनर नहीं लगाए चौराहों पे, हमने जो है वो एहतिजाज नहीं किए, हमने प्रैक्टिकल वर्क किया। ये हमारे उन कारकुनान ने प्रैक्टिकल वर्क किया जो तादाद में आज बहुत कम है क्राइसिस की वजह से। उन्होंने दिन रात मेहनत की आपके लिए और ये काम किया, ये एमकेएम ने इस दौरान किया। फिर जब ये सारी चीजें हुई, बल्दियाती उसमें 53 सीट्स को जो हमने बढ़वाया। देखें 98 लाख के ऊपर यहाँ पर सीटें थी बल्दियाती, जो वो यूसीज थी, तो वो थी 200 218 या 220 थी। और जब 1 करोड़ 60 लाख की आबादी 2017 में हुई, उसके बाद इन्होंने बल्दियाती सीटें बनाई तो 235 कर दी। यानी आबादी उस वक्त हम नहीं मानते, आबादी जो है वो 50% बढ़ रही है, आबादी 50% बढ़ रही है और यूसी जो है वो कम हो रही है। जब यूसी कम होगी तो आपको यकीनी तौर पे जो है वो जो पैसे हैं वो उस तरह नहीं मिलेंगे। यूसी जब कम होगी तो बड़े हलकों पे बनेंगे, इसलिए कम होगी। आपके हलकों को बड़े हलकों पे बनाएंगे। आज आपकी यूसी जो है वो उसमें जो है आबादी क्या है और उन्होंने जो अपने हलके बनाए उसमें आबादी क्या है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर एमकेएम ने काम किया। और अब एमकेएम क्या चाहती है, अब मैं मुख्तसर कर दूं। अब एमकेएम क्या चाहती है, देखें अब एक ऐसा मोड़ आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है कि आज अगर एमकेएम को मौका मिलता है कि वो कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में जाती है तो एमकेएम इस मुल्क के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इस मुल्क के लिए, शहर के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए, उसमें शहर में शामिल एक ऐसी तरमीम कराना चाहती है कि उस तरमीम की वजह से जो है आपके जो बेसिक नेसेसिटीज की जो प्रॉब्लम आती है, जो आपको पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ये आपका मसला आपके हाथों में इंशाल्लाह ताला होगा, यहाँ के मुकामी लोगों के हाथों में, हर मुल्क के, हर शहर के, हर गांव के मुकामी लोगों के हाथ में होगा। वो क्या है, लेकिन इससे पहले एक नारा लगता था कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान। हमने 18वीं कर दी थी और सूबों को मजबूत कर दिया। जब सूबे मजबूत हुए तो एनएफसी अवार्ड के थ्रू सूबों को वफाक पैसे देता है। वो पैसे जो है वो वजीर आला के पास आते हैं। अब वजीर आला के पास पूरे सूबे का एक हल्का है, उसकी मर्जी है वो उस सूबे में किस जगह कितने पैसे लगाए या ना लगाए। 22,500 अरब रुपए हमारे वजीर आला ने लगाए हैं, वो आप लोगों को पता है कहाँ लगे होंगे। तो उसके पास वो पैसे आके पार हो जाते हैं और उसके इख्तियार में है कि उस पैसे का वो क्या करे। तो एमकेएम ने कहा कि जी 15 साल में समझ में यह आया कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत नहीं है। तो एमकेएम 3 तरमीम लाई। इस दफा एमकेएम अगर किसी से कोई माहिदा करती है तो एमकेएम कहती है जो हमारी इस 3 तरमीमों के साथ होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ तो कोई गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही। यकीनन गवर्नमेंट जो बनेगी वो इत्तेहादी होगी। तो एमकेएम कहती है जी इस दफा ना हमें मिनिस्ट्री चाहिए, ना इस दफा, ये सब सेकेंडरी चीजें, इस दफा हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, इस दफा हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, इस दफा हमारे साथ जो भी गवर्नमेंट बनाने के लिए आएगा हमारे पास, हम उससे 3 तरमीम मांग रहे हैं। वो 3 तरमीम ये है कि नंबर 1 देखें, जब ये पैसे आते हैं एनएफसी अवार्ड के तो एमकेएम कहती है कि जी आप ऐसा करें कि आइन में, अच्छा ये तरमीम वफाक से होगी, जब वफाक से होगी तो पूरे सूबे पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आप ये करेंगे जी आप एनएफसी अवार्ड के साथ एक पीएफसी अवार्ड बनाएं। आप वजीर आला को डायरेक्ट पैसे मत दीजिए, जो वजीर आला का हिस्सा उसको दीजिए, सूबों का पैसा, और बाकी जो पैसे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्टों को दे दीजिए। मजबूत जिले मजबूत पाकिस्तान, ये हमारा नारा है। हम कहते हैं कि वजीर आला के पास पैसे आते हैं तो वजीर आला जो है वो देता नहीं है, वो कहीं भी नहीं देता, कहीं दे रहा हो तो चलो खुश हो के कोई भाई के काम आ गया।
तो जब जिलों में पैसे आएंगे तो हर जिले को बराबर पैसे मिलेंगे, वो चाहे शहरी जिला हो, देहाती जिला हो, कोई भी जिला हो, हर जिले में पैसे बराबर आएंगे। तो आप पीएफसी अवार्ड जब बनाएंगे तो वजीर आला को उतने पैसे दें जितने वजीर आला को जरूरत है, और जो ये जो तरक्याती काम के लिए बल्दियाती सिस्टम बनता है, आप जिलों को पैसे देंगे तो वो पैसा जिलों में आएगा। वजीर आला का गिरबान हम नहीं पकड़ सकते, मिनिस्टर के पास हम नहीं जा सकते, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है, ये जो चेयरमैन होता है, ये जो काउंसलर होता है, तो किसी भी जमात का होगा, वो आपके घरों में, आपके आसपास, आपकी अप्रोच में होता है, आपके पास रहेगा। जब पैसा उसके पास डायरेक्ट आएगा तो वो पैसा खर्च नहीं करेगा तो मैं और आप उसके घर पहुंच सकेंगे, भाई क्या करोगे, है ना। तो ये एक तरकीब हम चाहते हैं। इस बार दूसरी तरकीब हम ये चाहते हैं कि देखें, ये जो वफाक में जब सूबों को इख्तियारात दिया गया 18वीं तरमीम में, तो वफाक में ये लिख दिया गया कि ये वफाकी इदारे और ये जो है सूबाई इदारे। अब वफाक सूबाई इदारों में मदाखलत नहीं कर सकता और सूबे वफाकी इदारों में मदाखलत नहीं कर सकते, अपने अपने इदारों में वो काम करें। हम कहते हैं जी हमारे भी बल्दियाती इदारे वफाक में लिख दो। क्या किया पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी ने ये किया कि 2001 से 2010 वाला जो निजाम था उसको 2013 में खत्म करके 21 बल्दियाती इदारे हथियार ये सिंध गवर्नमेंट अपने पास ले गए, जो बल्दियात के पास होते थे। मैं किस नहीं गिनाऊंगा, बहुत टाइम दे रहा हूं आपका, 5-6 जरूर गिनाऊं। इसका जवाब जावेद भाई का की बात का और आपकी जो परेशानी है कचरे के हवाले से, उसका जवाब आ जाएगा, फिर उसका हल आगे आपको देंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका काम क्या है? इसका काम है आपके इलाके से कचरा उठाना। ये इदारा किसके अंडर है? ये इदारा है सिंध गवर्नमेंट के अंदर में। इसका पूरा नाम है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बल्दियाती मेयर, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जब कचरा उठाने का दिमाग में बात आती है तो कौन आता है? काउंसलर आता है। प्योर बल्दियाती इदारा, उसको उन्होंने हथियार लिया, अपने हाथ में लिए। आज आपका कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसी अफगानी की नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो मसीही को लिया, उसकी भी नहीं है भाई। आपके टैक्स के पैसे से उसने एक इदारा बनाया है, उस इदारे की जिम्मेदारी है। वो मशीनें लाए, वो जैसे भी गधा गाड़ी से उठाए, साइकिल से उठाए, उसको उठाना है। सेम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम। इसके बाद वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, पानी आना है आपके घर, सेवरेज का कोई मसला है, आप किसके पास जाएंगे? जनाब ये इदारा भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद एसपीसीए हो गया, जो केबीसीए होता था। ये रेवेन्यू के वो इदारे बताऊंगा अब आपको, जो पैसे जनरेट करते हैं शहर से, और वो पैसे मेयर के पास जाते हैं और मेयर उसको आपके शहर को वापस लौटाता है, कोई ना कोई तरक्याती काम करके, कोई ना कोई पुल बना के या कोई और बात बना के। इस तरह एसपीसीए, केडीए, एलडीए, एमडीए ये वो इदारे हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं यहाँ से। ये तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट के अंदर में। इसका मेयर से, डिस्ट्रिक्ट से कोई बात। जो हम कह रहे हैं ना, हमने बाइकाट किया और हमने कहा कि भाई ये सिस्टम नहीं चलेगा, उसकी वजह ये है 21 इदारे लेकर। मास्टर प्लान कराची का सिंध गवर्नमेंट के पास से पहले मेयर बनाता था। सिंध गवर्नमेंट के पास अब जितनी कच्ची आबादियों में जितने भी वोट आबाद स्कीमें आ रही है, पहले से आ रही थी, अब जो आ रही है इस अदवार में 15 सालों में जितनी कच्ची आबादियां रिकग्नाइज हुई है, रेगुलाइज हुई है और नई नई बनी है, वो उस वजह से बनी कि मास्टर प्लान सिंध गवर्नमेंट के पास है। अब सिंध गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो किस जगह पे कौन सी आबादकारी करे। तो ये सारी चीजें हमने कहा कि भाई ये इदारे इस तरह, तो जब सूबा अगर बनाएगा बल्दियाती निजाम तो वो तो इसी तरह का बनाएगा जैसे इसने बनाया। तो हमने कहा जी दूसरा काम ये करें, हम दूसरी तरमीम ये चाहते हैं कि इदारे लिख दिए जाएं। अगर ये इदारे बल्दियाती इदारे भी लिख दिए गए तो फिर ये जो सूबे में कोई भी हम मजबूर हैं कि सूबे में अक्सरियती अंदरूने सिंध से वोट लेके वो आ जाते हैं और गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो अगर अक्सरियती वोट लेके वो गवर्नमेंट बना भी लेंगे तो क्योंकि ये आइन में लिखे हुए होंगे इदारे, तो वो इन इदारों को हथिया नहीं सकेंगे, हमसे ले नहीं सकेंगे। ये दूसरी तरमीम। तीसरी तरमीम हम क्या चाहते हैं?
तीसरी तरमीम हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आपने देखा कि अभी सूबाई और कौमी असम्बलियां खत्म हुई, इंटरम गवर्नमेंट बनी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो रहे। और भाई बल्दियाती गवर्नमेंट 2010 में खत्म हुई थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर 5 साल चलाते रहे, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया, 5 साल चलाते रहे, आपके ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने तो पैसे कमाने, तो वो 5 साल चलाया उन्होंने, फिर 2015 में इंतखाबात किए, लूला लंगड़ा निजाम दिया। 2020 में आपका दोबारा बल्दियाती निजाम खत्म हुआ, 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहा, ये क्या नाम है इसका, मुर्तजा ये बैठा रहा, 3 साल आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर रख गए। हम ये तरमीम करना चाहते हैं, जिस तरह सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हैं, आइन में लिख लो बल्दियाती इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर तक कराना लाजमी है। अगर बल्दियाती गवर्नमेंट फाल नहीं है, तो जब तक वो फाल नहीं है, सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं। ये 3 तरमीम करवाने के लिए, मेरी बात खत्म हो रही है, मैं 3 तरमीम करवाने के लिए एमकेएम आपके पास आई, और ये 3 तरमीम उस वक्त होगी जब सूबाई और कौमी असेंबली में हमारी इस शहर से अक्सरियत होगी, शहरी इलाकों से अक्सरियत होगी। हम इस काबिल होंगे कि हम वफाक में अपनी इतनी सीटें लेकर जाएं कि वो हमसे बात करें अपनी गवर्नमेंट बनाने। वो अगर आप हमसे ये बात करेंगे कि भाई आपने गवर्नमेंट, तो उसके लिए हमने एमकेएम ने पहली दफा आपने देखा होगा हमेशा एमकेएम जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए उन जमातों के पास जाती थी जो जीता करती थी। इस दफा एमकेएम ने 2 महीने पहले से उन जमातों से इत्तेहाद शुरू कर दिया है जो अभी इंतखाबात लड़ने जा रही है, ये पहली दफा हुआ है। क्यों? उनसे ये वाली बात, अपना मंशूर पेश किया, ये वाली बात की है। एमकेएम का ऑल अबाउट एमकेएम के नाम से फेसबुक पे ट्विटर पे जो है वो अकाउंट है, उसमें जाके देखें 2 महीने पहले से एमकेएम की 3 तरह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने नून लीग से बात की है, नून लीग को राजी किया है, हमने एनपी से बात की है, हमने जीडीए से बात की है, हमने 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 जो है जेयूआई से बात की, हमने पीपल्स पार्टी से बात की, क्योंकि हमें पता है ये वाली तरमीम तो पीपल्स पार्टी से नहीं है। तो इसलिए हमने इनसे बात की और इनको हमने राजी किया कि अब अगर आने वाली गवर्नमेंट कोई बनती है तो वो थर्ड गवर्नमेंट मेजॉरिटी से नहीं आएगी, वो इत्तेहादी होगी, और अगर इत्तेहादी होगी तो यकीनन उसमें एमकेएम का हिस्सा होगा। लेकिन एमकेएम का हिस्सा उस वक्त होगा जब वो वफाक में इतनी सीटें लेके जाएगी, सूबे में इतनी सीटें लेके जाएगी कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में किरदार अदा करे। इस वक्त एमकेएम को जो जरूरत है आपके वोटों की, इसलिए जरूरत है कि तरमीम अगर हो जाती है 3 तरमीम, तो फिर उसके बाद ये जो सूबे की मोहताजी है, जो दीगर मोहताजी है, देखिए कोई भी जीत कर आएगा, बल्दिया किसी इलाके में कोई भी जीत कर आएगा, वो बाइख्तियार। इन 3 तरमीम के लिए आपके पास हाजिर हुए कि आप हमें वोट दें, एमकेएम को वोट दें, और इस दफा इंशाअल्लाह ताला तरमीम करा दें। यही हमारा इस दफा मंशूर है, और इसके अलावा और भी मंशूर में चीजें, लेकिन बेसिक 3 चीजें ये हैं जो हम समझते हैं कि इस मसाइल का हल है। पहले नारा था मजबूत सूबा मजबूत पाकिस्तान, हमने 15 साल में देखा कि ना मजबूत सूबे तो हो गए लेकिन पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। हम कहते हैं मजबूत जिले मजबूत पाकिस्तान।